नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। लेकिन आज हम एक खास सेगमेंट सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे और वो सेगमेंट है एक ऐसे अंगूठी के बारे में जिसकी कीमत आप अगर लगाएं तो उस कीमत में 40 घर, 360 कारें और 2250 बाइक्स आ सकती हैं। साथ ही एक अंगूठी की कीमत में आप 30 किलो चाहे तो सोना भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, इस अंगूठी की कीमत है 18 करोड़ रुपए। इस अंगूठी में क्या खास है वो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो ये 3827 डायमंड कट डायमंड इसमें लगा हुआ है और इसकी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। 18 कैरेट की ये व्हाइट गोल्ड रिंग की कीमत 18 करोड़ है। इस ज्वेलर बनाने वाली जो ज्वेलरी कंपनी है सैवियो ज्वेलर्स, उनके मैनेजमेंट से हमने बात भी की। उन्होंने क्या कहा आइए पहले वो सुन लेते हैं। कुछ चीज़ों की वैल्यू प्राइसलेस होती है, ऐसी एक ज्वेलरी हमारे पास है जो हमारे साथ देख रहे हैं आप। ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 18 करोड़ रुपए है और सबसे ज़्यादा डायमंड्स कट डायमंड्स यहाँ पे लगने की वजह से इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। और इसके बनाने वाले जो ज्वेलर है सैवियो ज्वेलर, उनके अभिषेक सैंड हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया के अंदर डायमंड का क्रेज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मेरे हिसाब से B2 और B3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पे डायमंड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो गोल्ड से शिफ्ट होकर डायमंड में जा रहा है। फ्यूचर और प्रेजेंट डायमंड ज्वेलरी ही है। ओके, नेचुरल ग्रोन डायमंड की बात करते हैं। आजकल लैब ग्रोन डायमंड का भी तेज़ी से चलन चल रहा है मार्केट में, तो क्या लग रहा है, क्या इसे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है या नेचुरल ग्रोन डायमंड का एक अपना मार्केट है और उसको बीट करना बहुत मुश्किल है? तो लैब ग्रोन मार्केट एक पैरेलल इंडस्ट्री है जो अलग से स्टैंड आउट हो रही है। हु कैन नॉट अफोर्ड रियल ज्वेलरी। रियल डायमंड ज्वेलरी के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है। इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग ब्यूटीफुल। इवन आप देखेंगे नेचुरल डायमंड्स के अंदर प्राइस भी बढ़ी है। लैब ग्रोन के अंदर प्राइस गिर रही है बट नेचुरल डायमंड्स बढ़ रही है। तो ये जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है ना, इसका शाइन कभी भी नहीं जाने वाला है। नेचुरल ग्रोन डायमंड की रीसेल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपके पास आता हूँ, अगर 2 लाख के कोई भी प्रोडक्ट आपसे खरीद कर लेकर जाता हूँ, 1 साल बाद आपके पास आता हूँ, क्या वैल्यू मिलेगा? अभी तो आपको 20% अप मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर से 20% अप हो गया डायमंड। 100% रीसेल वैल्यू होती है इसकी और अभी 20% इंक्रीज की वजह से आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब आपने 2 लाख दिया तो अराउंड 2,10,000 मिलेगा आपको। कोई मार्केट का रेगुलेटर नहीं है डायमंड मार्केट में, तो कैसे वैल्यू तय होगी कि मुझे इतना मिलेगा? डायमंड के अंदर रेगुलेटर है। DTC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी रेगुलेट करती है डायमंड प्राइसिंग। उसके बेसिस पे आप प्राइस वैल्यूएशन कर सकते हैं और जब भी आप रिटर्न करें उससे कैलकुलेट करके ही रिटर्न करें। अगर मैं किसी ज्वेलर से अगर नेचुरल ग्रोन डायमंड अगर खरीदता हूँ तो उस डायमंड के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन मुझे देखना चाहिए? तो आप ग्रोन डायमंड बोल रहे हैं या नेचुरल डायमंड? नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड के अंदर IGI सर्टिफिकेशन, GII सर्टिफिकेशन है, तो उनसे अगर आप सर्टिफिकेशन अगर कराते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ये पैमाना होता है कि उसकी क्या क्लैरिटी है, क्या कलर है, और उसके बेसिस पे आप रीसेल भी कर सकते हैं और प्लस जो आप कंज्यूम करते हैं तो उस समय बाय के टाइम पे राइट प्राइसिंग भी करा सकते हैं। तो ये सैवियो ज्वेलर्स के अभिषेक सैंड थे और देखिए 18 करोड़ की ज्वेलरी, अगर उस कीमत को अगर आप देखें तो उस कीमत में आप बड़े महानगरों में भी आप 40 घर या फिर 30 किलो सोना भी खरीद सकते हैं। तो इतनी वैल्यू सिर्फ एक रिंग की है। वो इसलिए है कि इसमें 3827 छोटे छोटे डायमंड के कट्स लगे हुए हैं और इस वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। लेकिन एक और ज्वेलर्स थे शिवनारायण ज्वेलर्स, उनसे भी हमने बातचीत की। वो भी डिजाइनर ज्वेलरी बनाते हैं और उनके पास 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की ज्वेलरी है और ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके ज्वेलरी का नाम है। उनसे भी हमने खास बातचीत की, उस ज्वेलरी में क्या खास है, श्री राम नाम की थीम पर बनी इस ज्वेलरी में और क्या खास बात है, आइए सुन लेते हैं। देखिए, इस ज्वेलरी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस राम की पूरे के बारे में उस थीम पर बनी हुई ज्वेलरी है क्योंकि राम नाम का चर्चा हर तरफ है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस ज्वेलरी को बनाने में करीब 8 महीने लगे हैं और 25 लोगों की टीम ने इस पर काम किया है। वहीं इस ज्वेलरी की कीमत 2.5 करोड़ है और इससे डबल वैल्यू वाली ज्वेलरी ये है और इसको बनाया है शिवनारायण ज्वेलर्स ने। तो इसकी खासियत आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेंडेंट, कितने सारे डायमंड और गोल्ड का इसमें इस्तेमाल हुआ है और यही वजह है कि इसको 8 महीने में बनाया गया है। जय श्री राम। ये देखिए, हिंदुस्तान की कलाकारी, जौहरी बाजार, जौहरियों की कलाकारी है। ये शिवनारायण ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद इंडिया से मैं तुषार अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर ये पेश करता हूँ आपके सामने अनमोल राम परिवार
इसका सोने का वजन 1 किलो 900 ग्राम है और करीब करीब 70,000 हीरे इसमें स्टडड है। हम इसको जो है सो नेक्स्ट गिनेस ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रपोज करेंगे। अगेन वी विल हैव 2 रिकॉर्ड्स विद 1 प्रोडक्ट। वन इज द मोस्ट हैवीएस्ट पेंडेंट एंड सेकंड विल बी द मोस्ट नंबर ऑफ डायमंड्स। ओके, दिस विल बिकम द बेंचमार्क। आप कहाँ से इंस्पायर होते इस तरह के डिजाइनिंग के लिए, इस तरह की हेवी डिजाइनिंग? क्या इस तरह की डिमांड बहुत ज्यादा है या आप सिर्फ शोकेस करने के लिए या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? ये हमारी कारीगरी है सर, हमारी फैमिली लीगेसी है। शिवनारायण जी मेरे पिताजी के ग्रेट ग्रैंडफादर थे जो 7th निज़ाम मीर उस्मान अली खान के हेड ज्वेलर थे। तो वहाँ वो लीगेसी चलते हुए आ रही है। हमारा काम है ऐसे मास्टरपीसेस बनाना और दुनिया के सामने रखना, इंडिया का रिच हेरिटेज कल्चर को सामने प्रेजेंट करना। और ये राम परिवार बनाने का आइडिया हमें जो है सो अयोध्या के राम मंदिर से आया है, जो मोदी जी का सपना है। और हमने भी कोशिश की है कि कुछ हम राम परिवार का ऐसा प्रोडक्ट बनाए ज्वेलरी के अंदर जो हम बता सके सारी दुनिया को कि जवाहरात में भी जो है सो ऐसा कुछ हो सकता है और बन सकता है। ओके, यानी श्री राम की पूरी छवि इस ज्वेलरी में पूरी दिख रही है जी। अगर डिमांड की बात करें तो इस तरह के डिजाइनर, हेवी डिजाइनर वाले जो जितने ज्वेलरी है उसकी डिमांड किस तरह की है इंडिया में और बाहर एक्सपोर्ट के लिए मार्केट की अगर बात करें तो? काफ़ी अच्छी डिमांड है सर। आजकल लोग जो है सो सोने की कीमतें आप जैसा देख सकते हैं 61,000 गोल्ड हो चुका है। लोगों का बिलीव गोल्ड में काफ़ी बढ़ते जा रहा है। डायमंड के प्राइजेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो डायमंड में भी लोगों का काफ़ी बिलीव बढ़ते जा रहा है। मैरिजेस के अंदर आज लोग जो है सो सोने की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी में पैसा खर्चा करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। सो आज लोग कुछ बड़ा बड़ा पहनना चाह रहे हैं। बट दिस प्रोडक्ट फॉर अस इज़ नॉट फॉर सेल बिकॉज दिस इज़ आवर प्रीमियम कलेक्शन विच वी हैव मेड एंड ये हम हमारे कलेक्शन के लिए रखेंगे और गिनेस में हमारा नाम दर्ज कराएंगे और इंडिया को प्राउड बनाएंगे। यानी ये जो ज्वेलरी आप देख रहे थे स्क्रीन पे, इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। एक ज्वेलरी की कीमत 5 करोड़ तो एक रिंग की कीमत 18 करोड़। इस तरह की डिजाइनर ज्वेलरी हिंदुस्तान में बन रहे हैं और इसकी डिमांड भी है। हालांकि ये सब शोकेस करने के लिए, अपने कारीगरी का नमूना पेश करने के लिए इस तरह की डिजाइनर ज्वेलरी बनाए जाते हैं। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं जो बुलियन मार्केट पर अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ सौरभ गाडगिल साहब है, चेयरमैन है PNG ज्वेलर्स के, और साथ ही सोम सुंदरम PR साहब हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल CEO हैं इंडिया के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड में जिस तरह की रिकॉर्ड रैली हमने देखी इस हफ्ते, क्या लग रहा है किस तरह की डिमांड इस वक्त आप सेंस कर रहे हैं ग्लोबली भी और इंडिया के मार्केट में भी, क्योंकि ऊंचे भाव पर किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है? If I can take that question, 61,000 rupees, the consumer demand will be muted because we have seen it in the past as well. When prices rise very sharp, consumers wait and watch. They want to see that this price rise is not a blip and it will continue to grow. So it will take a little time for consumers to get used to these high prices. Immediately you will see headwinds. So you will see retail demand a little muted, definitely. गोल्ड ETF की बाइंग किस तरह की हो रही है? क्या उसमें कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है ग्लोबली भी और इंडियन मार्केट से? Well, when you look at the ETFs, globally, देखा तो ETF still outflows are being seen. That is because the US interest rates are rising. So if you see the tactical investors, they are pulling money out of ETFs and putting it in bonds and other instruments. But bars and coins demand and jewelry, they seem to be very healthy. But across markets, when prices rise, consumer demand generally gets a little muted. ओके सर, सेंट्रल बैंकों की डिमांड फिलहाल किस तरह की है? हाल में कई देशों की रिपोर्ट आ रही है कि सेंट्रल बैंक वापस से खरीदारी कर रहे हैं। आप लोगों के पास किस तरह की रिपोर्ट है सर? Yes, last year, as far as central banks are concerned, totally many central banks bought, including China and others, 1,000 tons. 1,000 tons was bought. Never in the last 50 years have central banks bought so much gold, and it is distributed across various central banks. Okay, but whether that will be continued in 2023, we don't know. But last year has been one of the best years of central bank demand in the last 50 years. शुक्रिया सोम सुंदरम साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी राय रखी कि किस तरह का आप डिमांड सिनेरियो इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में लेकर बन रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, ज्वेलरी की डिमांड हो, सब डिमांड के बारे में आप अपने राय रखी। सौरभ, आप हाजिर बाजार के कारोबारी हैं, किस तरह की डिमांड है अभी फिलहाल? क्योंकि जिस तरह के भाव है इस वक्त, तो भाव को देखकर आप लोगों को चिंता जरूर होगी। क्या लग रहा है
क्या रिपोर्ट आ रही है और आप लोग किस तरह का सेल्स नंबर दिख रहे हैं आपके स्टोर्स में? नमस्कार, आप सबको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे सोमसुंदर ने कहा कि भाव बढ़े हैं वर्ल्ड वाइड, और इसके रीजन सबको मालूम है कि जो बैंकिंग क्राइसिस हुई है, इन्फ्लेशन वरीज है, जो यूएस सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म है। एक बुलिशनेस मार्केट में आ गया है, लोगों में एक धारणा है कि इससे आगे सोना और बढ़ेगा और ग्राहक 57-58 के नीचे भाव नहीं जाएगा, ये भावना लेके परचेज कर रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रांग है। आज गुड़ी पाड़वा है, आज वर्किंग डे है, लेकिन छुट्टी है, शाम को लोग प्लानिंग किए खरीदी करने के लिए, और जेवरात हो, बुलियन हो, सबकी डिमांड अच्छी है। और इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे मुझे लगता है कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो इम्पैक्ट है प्राइसेस का, ये ज्यादा नहीं दिखेगा। और जब तक ट्रेंड बुलिश है तो लोग इसमें जरूर एंट्री करेंगे। और एक मन में एक सवाल है कि अभी अगर भाव और बढ़े तो एक हमारी एक राइट प्राइस पे खरीदी चुक जाएगी, तो लोग उसके हिसाब से बाइंग कर रहे हैं। मार्च एंडिंग है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, शादियों का सीजन है, तो भले सोना हो, डायमंड हो, चांदी हो, सब में जोरदार शॉपिंग दिख रही है। और मेरे हिसाब से ये गुड़ी पाड़वा पिछले गुड़ी पाड़वा से भी 10-15% ऊपर और पैन इंडिया सेल होगा, ऐसा मुझे लगता है। गुड़ी पाड़वा की वजह से तो आपको लग रहा है कि अच्छा सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अक्षय तृतीया को लेकर क्या तैयारी चल रही है सौरभ जी? मेरा लगता है ये सीजन जो है गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी से लेकर अक्षय तृतीया तक, ये पूरा सीजन अच्छा जाएगा, क्योंकि सीजन में शादियां भी बहुत होती है। लोग अभी मार्च एंडिंग बीच में आ रहा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं। अप्रैल में लोगों के पास शादियों के लिए लोग शॉपिंग वापस करेंगे। और अक्षय तृतीया तो पैन इंडिया सबसे बड़ा शॉपिंग डे माना जाता है, जिसमें सिक्के हो, जेवरात हो, लोग हर एक चीज खरीदते हैं। और ये प्राइस ट्रेंड बुलिश लग रहा है। तो हमको जो लगा था कोविड के बाद मार्केट खुला 58,000 का, 50,000 के पास, लोग खरीदे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लोग ने उस टाइम में खरीदी की, भाव 55 पर गया, सभी लोगों ने खरीदी की है। अब भाव 60 के ऊपर गया है, लेकिन लोगों में वही धारणा है कि सोना और बढ़ेगा। और जो अलग अलग म्यूचुअल फंड या अलग अलग एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये साल गोल्ड शायद 70,000 तक पहुंच सकता है, तो ये धारणा जब है तो लोगों में रुझाव है, लोग खरीदी अच्छी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये पूरा महीना गुड़ी पाड़वा से लेकर अक्षय तृतीया तक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगा। और हमेशा फर्स्ट क्वार्टर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है साल का, तो ये ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। और जो ये सब जो बैंकिंग इश्यूज हुए हैं वर्ल्ड वाइड, या इन्फ्लेशन इश्यूज है, इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं आया है। इंडियन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, इंडियन कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, तो ये चलते हुए इंडिया में एक अच्छा सीजन दिखेगा, ऐसी मुझे आशा है। सौरभ, एक सलाह ग्राहकों के लिए, जो ग्राहक खरीदने जाएं उनके लिए क्या सलाह है? क्या एहतियात बरते, चाहे वो गोल्ड हो या डायमंड हो? और उनकी खरीदारी के लिए क्या सलाह देंगे? किन किन चीजों का ध्यान रखें? छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। मुझे लगता है ग्राहकों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे सट्टा नहीं करना चाहिए। ये सोना, चांदी, जेवरात हो, बुलियन हो, ये इन्वेस्टमेंट है, इसका लॉन्ग टर्म होना चाहिए और अपनी सेविंग से ये चीज खरीदनी चाहिए। तो कोई भी हालत में स्पेकुलेशन या कोई और एसेट बेच के इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, और लॉन्ग टर्म होराइजन रखो। और एसआईपी के तरीके हर महीना 2 महीना जैसे आपको जमे गोल्ड या चांदी में इन्वेस्टमेंट करते जाओ। लॉन्ग टर्म एसेट है, इस पे अच्छा आपको परतावा मिलेगा। ओके, शुक्रिया सौरभ जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि क्या ग्राउंड की स्थिति है, किस तरह की डिमांड है और आगे किस तरह की डिमांड की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं। अब भाव की बात कर लेते हैं। भाव किस तरह के लग रहे हैं, टेक्निकली फंडामेंटली किस तरह के भाव लगे? धर्मेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर? वो एक अच्छी तेजी, रिकॉर्ड तेजी के बाद अब बाजार पर दबाव दिख रहा है, क्या ये दबाव आगे और बढ़ने वाला है या दाम इसी आसपास में रहने वाले हैं? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में जो तेजी देखने मिली है वो काफी शार्प रैली आई है। प्राइस में ऑलमोस्ट $100 की तेजी आपको हफ्ते भर में देखने मिली है। फंडामेंटली देखिए तो मार्केट में 2 चीज के कारण अगर आप देखें तो तेजी आई है। एक तो डॉलर में काफी अच्छी पिटाई देखने मिली है, प्लस जो अनसर्टेनिटी काफी बैंकों में आई है। तो सेफ हेवन बाइंग कहाँ हो? बैंक में भी आज के तारीख में अगर आप पैसा रखते हो, अगर सबसे बड़ा जो स्टेट स्विस बैंक है वो, उसमें अगर डिफॉल्ट के न्यूज आ गए, सारे बॉन्ड डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा। या तो सोने में जाएगा, प्रॉपर्टी में जाएगा, इक्विटीज की ऑलरेडी मार्केट में मंदी है, या तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में। तो अब देखिए बिटकॉइन और सोने में काफी अच्छी तेजी देखने मिली है लास्ट 3-4 दिनों में। अब ये लेवल पे मुझे लगता है कि प्राइस काफी ओवरबॉट पोजीशन में है। आज एफओएमसी मीटिंग है, रेट हाइक की बात चल रही है।
एंटीसिपेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी, जो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस डिस्काउंटेड है। अगर ये 50 बेसिस पॉइंट करते हैं और आगे चल के और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गुंजाइश है और हॉकिश न्यूज आएंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी मंदी देखने मिल सकती है सोने में, और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 1000 रुपया लुढ़क सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे स्पॉट पे इतनी बाइंग नहीं चल रही है, स्पॉट ऑलरेडी डिस्काउंट पे आ चुका है, तो मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से बिकवाली करके चले, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ से अच्छा खासा गिरावट प्राइस में देखने मिल सकता है, क्योंकि ये लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है प्राइस, हाईली ओवरबॉट पोजीशन है। सेम चांदी की बात करें तो चांदी भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, प्राइस खाली ओवरबॉट पोजीशन पे। $20 की कमोडिटी ऑलमोस्ट $22.5 हो गई थी, 15% की रैली आपको 10 दिन में देखने मिली, तो ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होगी प्राइस में, और यहाँ पे आपको सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो मैं दोनों काउंटर पे सेल की सलाह दूंगा, और प्राइस एटलीस्ट 500 से 1000 रुपया चांदी में, और सोने की बात करें तो 200 से 400 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स के लिए सलाह धर्मेश जी की बेचने की सलाह है। 200 से 500 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में यहां से आ सकती है मौजूदा लेवल से, और चांदी में 500 रुपए से 1000 रुपए तक की गिरावट आपको चांदी दिखा सकती है। वंदना जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आप क्या सलाह दे रही हैं? मैं धर्मेश जी से एग्री करती हूँ शुभमन जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक जो नीजक रिएक्शन था 25 बेसिस पॉइंट का, और आगे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहे फॉर द टाइम बिंग, तो उसका एक रिएक्शन जो था यहाँ मार्केट में आ गया है। अब थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ गया है सोना, और 2 दिनों में हम लोगों ने ये मूव आते हुए देखा है। थर्ड ट्रेडिंग सेशन है जब मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। 58,475 के लेवल पे यहाँ पे मैं एक बार सेलिंग रिकमेंड करूंगी। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार 58,000 का स्तर टूटे तो 57,900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,800 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी एक फॉल रहेगा, 6 से 700 तक का जो गिरावट है वो यहाँ पे हम सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं। ओके, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं वंदना जी, वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन कॉल आपको समझ में आ गई कि अब सिमिलर कॉल है। अभी आपको ट्रेंड यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की तेजी आई थी तो एक पॉज भी है, और धर्मेश जी भी जैसा कह रहे थे कि यहाँ से हल्की गिरावट की संभावना बन रही है। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में कल अच्छी रिकवरी दिखी थी, एमसीएक्स पर खास करके एक शानदार पुल बैक दिखा था। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, ये रिकवरी टिकेगी या फिर से दबाव बनेगा? कच्चे तेल को लेकर क्या सलाह है? देखिए, कच्चे तेल में अगर आप देखें तो मार्केट में काफी स्थिरता देखने मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट WTI की बात करें तो $66 से $69 के मार्केट, $3 से $4 के रेंज में घूम रहा है मार्केट। ये एक पुल बैक रैली है, क्योंकि अगर आप देखिए जो गिरावट आई थी पिछले ये महीने में, बड़ी गिरावट थी, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आपको प्राइस में देखने मिली है। ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होगी। नो डाउट इंडियन इकोनॉमी के लिए और डेवलपिंग मार्केट के लिए काफी अच्छी संकेत है, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आता तो उनकी ट्रेड डेफिसिट कम होती है। बट उसके बहरहाल आप देखिए तो मार्केट में ओपेक अपनी डेफिनेटली ओपेक भी चाहेगा कि प्राइस स्टेबल रहे और 70 के ऊपर फिर से आ जाए, वो अपने प्रोडक्शन कट जरूर करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। फिर से मार्केट एक छलांग लगा के $70 से $72 अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 300 से 500 रुपए की तेजी आपको आने वाले समय में देखने मिल सकती है। छोटा स्टॉप लॉस रखिए, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे कच्चे तेल में रहेगी। वंदना जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्रूड और एनजी दोनों पर बता दीजिए, क्या लग रहा है, यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए? विश्वमन जी, दोनों में यहाँ पे खरीदारी लग रही है। 57.50 थोड़ा करेक्शन पे यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करना, 58.50 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5700 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एनजी में मुझे लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि निचले लेवल पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी क्रिएट किए जाते हैं। तो 192 पे बाय करना है, 215 का टारगेट मैं यहाँ देना चाहूंगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 185 का, और लग रहा है कि ग्रेजुअली एक बाय अब नेचुरल गैस में आना चाहिए। धर्मेश जी, आपको भी लग रहा है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 200 पार कर जाएगा? डेफिनेटली मैं काफी सहमत हूँ मेरे कलीग से। मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है, और यहाँ से मार्केट में एक यू फॉर्मेशन देखने मिल सकता है। बट मैं सलाह दूंगा कि आप आगे के महीने करें, ना कि करंट बंद करें। जून जुलाई हरिकेन सीजन होता है, वो टाइम पे ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाएगी, वहां पे वॉलेटिलिटी काफी हाई होगी, और दूसरा ठंडी का माहौल। तो रिकमेंडेशन रहेगी कि आगे के महीने करें। डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, बट यहाँ से अगर मार्केट छलांग लगाता है तो ये 250 से 300 रुपए तक की भी एक रैली दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी नेचुरल गैस। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ कम कर रहा है, उनको लग रहा है कि एक अच्छी तेजी यहाँ पर दिख सकती है। यहाँ पे अभी 200 के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है, आज 1.5% ऊपर। यहाँ से डिप मिले तब खरीदारी की सलाह, 190 के नीचे खरीदारी की सलाह यहाँ पर धर्मेश जी दे रहे हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज सभी काउंटर पर दबाव दिख रहा है। कॉपर
760 के आसपास, एल्युमिनियम 202, लेड 182 के नीचे, जिंक 252 के आसपास। वंदना जी, कुछ पसंद आ रहा है यहाँ पर, क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे आज मेटल में? मुझे कॉपर स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे विश्व मोहन जी। हालांकि थोड़ा सा डाइसी मार्केट हो सकता है, नीज तक रिएक्शंस आ सकता है फेड से पहले। 764 के करीब मैं यहाँ पे राय दूंगी कि खरीदना चाहिए। एक बार मुझे लग रहा है कि 784 तक 80 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगा है 758 का। ये कमोडिटी अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाए हुए है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड टाइटनेस जो है वो कंटिन्यू है। धर्मेश जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में आज? मैं भी वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे भी कॉपर में काफी बुलिशनेस लग रहा है और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 775 से 780 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। दूसरी मेरी कमोडिटी जिंक रहेगी। देखिए जिंक भी 250 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। ये 320 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 250 हो चुकी है, तो डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है। और अगर मार्केट थोड़ी सी रिवाइव हो रही है और मार्केट स्टेबिलिटी आ जाएगी, यूएस इकोनॉमी और यूरोपियन मार्केट अगर स्टेबल होता है तो बेस मेटल काउंटर में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। स्पेशली चाइना और इंडिया की तरफ से भी उसे सपोर्ट मिल सकता है। तो बाय की सलाह रहेगी मेरी, और छोटी अवधि के लिए आप 256 के टारगेट के लिए आप जिंक में निवेश करके चल सकते हैं। ओके, यानी कॉपर वंदना जी और धर्मेश जी दोनों को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 760 के आसपास, और जिंक भी धर्मेश जी को लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए 250 पे 256 के टारगेट के लिए। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में वंदना जी मसालों में अच्छी तेजी दिख रही है, क्या ये फसल नुकसान की खबर से तेजी है या कुछ और? तीनों ही काउंटर देखिए, धनिया करीब करीब 3% ऊपर, जीरे में 2% की तेजी है, टर्मरिक में 2% की तेजी है। क्या करना चाहिए इन तीनों ही काउंटर में? एक तो फसल नुकसान की वजह से भी यहाँ पे काफी एक नीजक रिएक्शन आया है मार्केट में। यहाँ पे विश्व मोहन जी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिमांड तो नहीं बढ़ा है टर्मरिक का या धनिया का कह सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल बाइंग एक जो है वो बन के आई है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टर्मरिक ऐसा काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा मूव अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो 6950 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और 7200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6825 का। मुझे लग रहा है कि 7200 से लेके 7400 तक प्राइसेस आएंगे, उसके बाद फिर एक करेक्शन आ सकता है। तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, लेकिन 300-400 रुपए तक की जो तेजी है वो मुझे टर्मरिक में लग रहा है। वंदना जी, ग्वारसीड और ग्वारगम कल के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी, आज ये तेजी हल्की कंटिन्यू होती दिख रही है। 0.5% से ज्यादा ऊपर है ग्वारगम और करीब करीब 0.5% ग्वारसीड भी है। क्या इन दोनों काउंटर में बाई बन रहा है यहाँ से? जी विश्व मोहन जी, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आई है और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है गम और सीड दोनों में। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 12,300 तक हम ग्वारगम में आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 59-50 तक के लेवल्स आएंगे और क्रूड ऑयल में तेजी आएगी तो इसका एक जो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलता हुआ देखेगा ग्वार काउंटर को। ओके, अब कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर आज 6425 के आसपास है। इन स्तरों पे क्या करें, खरीदें या बेचें वंदना जी? मुझे लग रहा है कि काफी शार्प फॉल के बाद एक रिबाउंड का समय है, चाहे वो स्पाइसेस हो या कैस्टर हो या मेंथा हो। यहाँ पे विश्व मोहन जी कैस्टर में भी मुझे बाइंग लग रही है 6410। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा टारगेट देना चाहूंगी 6600 का। स्टॉप लॉस 6320 का होगा। मुझे लग रहा है कि एक ग्रेजुअल बाइंग जो है वो यहाँ पे आएगी और एक्सपोर्ट का डिमांड अगर यहाँ पे खुलता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऊपर की तरफ हम 6800 6850 तक के प्राइसेस आता हुआ देखें। ओके, यानी 6600 के टारगेट के लिए आपको कैस्टर खरीदने की सलाह दे रही है वंदना जी। कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर भी आज तेजी है, 2725 के ऊपर है। वंदना जी, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, तेजी और बढ़ेगी क्या? जी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बढ़त आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 2885 एक लेवल है जहां तक कि कॉटन ऑयल सीड केक जा सकता है। हालांकि कॉटन में तेजी आती तो ये ज्यादा मतलब अपसाइड दिखता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, इसके डेरिवेटिव में तेजी ज्यादा है। तो 2885 के लेवल्स के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल करेंसी मार्केट को लेकर, धर्मेश जी क्या लग रहा है? आज सुस्त दिख रहा है डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए 66 पैसे पे है। क्या लग रहा है यहाँ से, 83 या 82? 83 डेफिनेटली। अभी भी मुझे रुपी काफी वीक लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपए में जो वीकनेस है वो जारी रह सकती है। सारी एशियन करेंसीज काफी पिटी हुई है और अनसर्टेनिटी काफी हाई है। अगर कच्चा तेल और सोना ऑलरेडी बढ़ चुका है, अगर कच्चा तेल भी यहाँ से रफ्तार दिखाता है तो डेफिनेटली रुपी में आपको काफी अच्छी डेप्रिसिएशन देखने मिल सकती है और प्राइस 83, 50, 84 तक के लेवल भी दिखा सकते हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म में बाइंग की सलाह दूंगा डॉलर के सामने और एक्सपेक्ट करूंगा कि 84 तक के टारगेट ईयर एंड आ सकते हैं। ओके, 84 तक भी ऊपर फिसल कर रुपया जा सकता है। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट